नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो सविनय अविद्या आंदोलन की बात चल रही थी उससे अगला भाग, जिसमें आपने अभी पिछली वीडियो में जो पढ़ा उसमें कहते हैं 1932 में जो सविनय आंदोलन जो पुनः प्रारंभ किया गया उसमें किसानों ने इस आंदोलन में भाग लेने में अस्वीकार कर दिया। मतलब वो भाग लेना नहीं चाहते थे। इसमें किसानों ने अपनी पूरी बात कि महात्मा गांधी जी के सामने रख दी कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। अब इसमें और उन्हें जो भाग लिया वो कौन है? अब व्यवसायी वर्ग जो उन्होंने भी भाग लिया और व्यापारी तथा उद्योगपतियों की भूमिका। कहते हैं व्यवसायी वर्ग और व्यापारी तथा उद्योगपतियों की भूमिका बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने सविनय आंदोलन वाली बात जो पुनः प्रारंभ किया गया उसके बारे में पढ़ा था। इसके बारे में देखिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध यानी पहला विश्व युद्ध क्या है 1914 वाला जो प्रारंभ हुआ था उसके उपरांत कहते हैं भारतीय उद्योगपति और व्यापारियों ने काफ़ी लाभ अर्जित किया। यानी कहते हैं बहुत उन्होंने क्या करा, लाभ कमाया। इससे वे आर्थिक दृष्टि से काफ़ी सशक्त हो चुके थे, यानी मजबूत हो चुके थे। भाई आप जानते हो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी बहुत सारे लोगों की। उसके बावजूद भी भारत के जो उद्योगपति थे और व्यापारी वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या करा, लाभ कमाया, धन कमाया। फिर इसके बाद क्या हुआ, आर्थिक दृष्टि से बहुत क्या हो गए, मजबूत हो गए। अपने व्यवसाय का प्रसार करने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार की उन सभी नीतियों का भी विरोध किया। उन्होंने कुछ जो नीति बनाई थी उनका क्या करा, उन्होंने विरोध किया, जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों की बाधा उत्पन्न होती थी। यानी जो भी वो व्यवसायिक कार्य करते थे उनमें उनकी, जब वो उनका विरोध करते थे उनकी गतिविधियों में उन्हें नुकसान या लाभ बाधा उत्पन्न होती थी। वे विदेशी वस्तुओं के अपने देश में आयात से सुरक्षा चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी विदेश की वस्तु हमारे देश में आए और वो हमारे देश में अंदर आकर अपना कार्य करे। वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि हमारी वस्तु ही हमारे देश के अंदर है। साथ ही रुपया कहते हैं स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव भी चाहते थे। कहते हैं कि जो बहुत सारी ऐसे रुपया था उसका जो आदान प्रदान हो रहा था उसको भी रोकना चाहते थे। उसे भी उनका विनय में जो उनका अनुपात था उसका बदलाव चाहते थे, जिससे आयात से कमी हो जाए, जिससे आयात में क्या हो जाए, कमी हो जाए, यानी कोई चीज़ कम आए और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि हो। जो भी वो उत्पन्न कर रहे थे, जो भी वो पैदावार कर रहे थे, जो भी वो चीज़ बना रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के अंदर बिकनी शुरू हो जाए, बाहर की वस्तु ना बिके। अपने व्यावसायिक हितों को संगठित रूप बनाए रखने और उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से उन्होंने 1930 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस का गठन किया। कब क्या, उन्होंने 30 में उन्होंने एक व्यवसायिक कांग्रेस का गठन किया, जिसमें क्या करा इन्होंने, कहते हैं इसके बाद उन्होंने गठन कर लिया। इसके बाद उन्होंने 1920 ईस्वी में उनके द्वारा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग परिसंघ फाउंडेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रियल फैक्ट्री की क्या कर लिया, गठन भी कर लिया। पहले 1930 में इन्होंने भारतीय औद्योगिक व्यवसाय कांग्रेस की स्थापना करी। उससे पहले इन्होंने क्या कर लिया था, उन्होंने एक वाणिज्य फाउंडेशन बनाया जिसमें उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई, बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन चैम्बर बनाया। उस तरीके से उसका गठन भी 1920 में इन्होंने कर लिया था। इस समय पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जी.डी. बिरला देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति में से थे। देखिए बच्चों, उस समय के व्यक्ति जिसमें क्या नाम था, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जे.डी. बिरला देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति थे। उनके नेतृत्व में इन उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों सरकार अथवा औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। उनके गांधी द्वारा संचालित पहले सिविल नफरमानी आंदोलन का समर्थन भी किया। कहते हैं जो ऐसे जो लाभकारी जो आंदोलन था जिससे लाभ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस तरीके उन्होंने पहले उसमें उन्होंने समर्थन भी किया। यह नहीं कि उन्होंने इस आंदोलन में अपनी आर्थिक सहायता भी प्रदान की और साथ ही आयात की गई वस्तुओं को खरीदने तथा उसे बिक्री करने से इनकार कर दिया। साथ में इन्होंने क्या करा, जो वस्तुएं आ रही थी उन्हें खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। इनमें से अधिकांश व्यावसायिकों तथा व्यापारियों पर उद्योगपतियों की जो स्वराज की संबंध की जो धारणा थी, वह स्वराज के आने से उनके कारोबार पर किसी भी प्रकार की औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी। उनका व्यापार बिना किसी बाधा के निरंतर सफलता की ओर आगे बढ़ता रहेगा।
जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ब्रिटेन सरकार से वार्ता विफल हो गई, जब ये कहते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी जब लंदन गए थे, तो वहाँ पर इस गोलमेज सम्मेलन में उनकी जो वार्ता थी क्या हो गई, फेल हो गई, विफल हो गई। इससे व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी कम हो गया। उन्हें आंदोलनकारियों को और सरकार की उग्र गतिविधि तथा काफी समय तक होने वाली अशांतिपूर्ण स्थिति का भी भय था। उन व्यवसायियों को, अब जो व्यापारी वर्ग थे, उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। अगर मैं बात कहूँ, इससे उनके उद्योग तथा व्यापार प्रभावित हो सकते थे। भाई एक बार बताओ, जब देश के साथ कोई भी हमारा माल जा रहा है और वहाँ से हमारी कोई बात बिगड़ गई हो, तो उसमें क्या होगा, हमारी जो चीज़ें हैं वो निर्यात या आयात निर्यात का प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के कुछ युवा सदस्यों में समाजवादी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव से भी भयभीत थे, क्योंकि समाजवाद धनी लोगों तथा पूंजीवादी के विरुद्ध विचारधारा वाला था। कहते हैं जो समाजवाद वाले जो विचारधारक थे वो पूंजीवादी लोगों का समर्थक मानता था और उनकी विचारधारा के आधार पर काम करता था। आगे क्या है, उद्योगपति श्रमिक वर्गों की भूमिका। इससे व्यापारिक पहले था व्यापारिक वर्गों की, अब क्या है, उद्योगपति यानी औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भूमिका। जो लोग फैक्ट्रियों में भी काम किया करते थे, जो काम करने वाले लोग थे। उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों ने नागपुर के अतिरिक्त सारे देश में और कहीं भी अधिक संख्या से सविनय आंदोलन में भाग नहीं लिया। उन्होंने केवल नागपुर में ही भाग लिया, बाकी उन्होंने कहीं भी भाग नहीं लिया। इसका कारण यह भी था कि जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के निकट आ रहे थे, वैसे वैसे श्रमिक वर्ग कांग्रेस से दूर होता जा रहा था। कहते हैं उद्योगपति उनसे जुड़ रहे थे और श्रमिक वर्ग उनसे दूर हो रहा था। इसके उपरांत कुछ श्रमिकों ने सविनय अविद्या आंदोलन में भाग लिया। कम वेतन प्राप्त होने और उद्योग में उनके काम करने के लिए जो खराब कार्य दशा थी, उनके कारण उन्हें गांधी जी के आंदोलन में अपनी सक्रियता दिखाई। उन्होंने भी इस वजह से दिखाई बच्चों, क्योंकि उनका जो काम था वो कम था, मंदा था, इसलिए उनका काम कार्य की स्थिति थी वो खराब थी, इसलिए वो गांधी जी के इस आंदोलन में जुड़ गए। 1930 में रेलवे कर्मचारी, 1932 में गोदी कर्मचारी और हड़तालें हुई। 1930 में छोटा नागपुर के टिन की खानों में भी काम करने वाले हजारों मजदूरों ने गांधी जी टोपी पहनकर रेलवे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार में आंदोलन में भाग लिया। कहते हैं 1930 में छोटा नागपुर में हुई, 1932 में गोदा कर्मचारियों की हड़ताल हुई। इस तरीके से कई जगह इसका पूरी तरीके से कर्मचारियों ने अपनी पूरी तरीके से भूमिका भी इस आंदोलन में निभाई। कहते हैं सविनय आंदोलन में श्रमिकों की इस भागीदारी के उपरांत भी कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में उनकी मांगों की सहमति नहीं कर सकी, यानी वो कहीं भी कांग्रेस उनकी बात नहीं रखती थी। इसका कारण कांग्रेस को यह भय था कि यदि उनके श्रमिकों की मांग अधिक ध्यान दिया तो कई उद्योगपति सविनय अविद्या आंदोलन से दूर न हो जाएं। इस कारण वो इनकी बातें नहीं रखती थी। साम्राज्यवादी ताकतों से फूट न पड़ जाए, इसलिए वो भी ये बात फिर भी उनके सामने अपने किसी भी कार्यक्रम में नहीं रखती थी। सिविल नाफरमानी और आंदोलन और महिलाएं। कहते हैं ये भी एक आंदोलन था। इसमें क्या होता है, सविनय अविद्या आंदोलन में सिविल नाफरमानी आंदोलन देश भर की, कहते हैं देश भर की जो महिलाएं थीं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। देश भर की सभी बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया। जबकि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किए तो गांधी जी की बातों को सुनने के लिए हजारों महिलाएं उनकी बातों को सुनने के लिए पहुंचती थी। जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था बच्चों, तो उस समय गांधी जी की बातों को सुनने के लिए बहुत सारी महिलाएं क्या होती थी, उनकी बातों को सुनने के वहां पर पहुंचती थी। उनके सत्याग्रह आंदोलन के समय जुलूसों में भाग भी लिया करती थी, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का होली जलाई, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की जो कार्य वो भी किया। अनेक महिलाओं की जेल भी गई। इस आंदोलन में भाग लेने वाली अधिकांश महिलाएं या तो शहरी क्षेत्र की उच्च जातियों की महिला थी अथवा ग्रामीण क्षेत्र के संपन्न किसान परिवार की महिला थी। गांधी जी ने आंदोलन में सभी देशवासियों को अपना योगदान देने का आह्वान किया और महिलाओं को लगा कि उनका पावन दायित्व है कि देश की सेवा में हेतु अपना योगदान भी दे। देखिए बच्चों, इस आज़ादी दिलाने में केवल पुरुषों का ही योगदान नहीं है, इसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में समय महिलाओं की भूमिका के उपरांत महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं था। गांधी जी भी यह मानना था कि महिलाओं के वास्तविक कर्तव्य घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना तथा एक अच्छी माता और पत्नी के रूप में अपनी भूमिका निभा करना है। यही कारण था कि कांग्रेस काफी समय तक महिलाओं को अपने संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर देने की संकोच करती रही। अब देखिए बच्चों, महात्मा गांधी जी भी ये बात मानने लगे कि जो महिलाएं केवल वो घर तक ही सीमित हैं,
इसलिए कांग्रेस ने अपनी पार्टी में किसी भी महिला को अपने संगठन में उच्च पद देने के बारे में भी संकोच करती रही, यानी डरती रही कि किसी भी प्रकार से इन्हें महिलाओं को ये पद ना दिया जाए। सविनय अविद्या की सीमाएं, कहते हैं इसकी जो सीमाएं थी, सविनय अविद्या आंदोलन की दलित की सीमित भागीदारी और गांधी जी के दलितों के उद्धार हेतु कार्य। देखिए क्या कहते हैं, देश की आगे इसमें जो बात कर रहे हैं बच्चों, देश के सभी सामाजिक समूह स्वराज की धारणा तथा विचारधारा के समान रूप से गांधी जी प्रभावित नहीं हुए। कहते हैं समान रूप से प्रभावित नहीं हुए। इनमें इसी प्रकार का एक समूह अछूतों का था। अछूतों का मतलब जिससे छूते नहीं थे लोग, अछूते कहे जाने वाले भारतीय 1930 ईस्वी के उपरांत स्वयं को दलित अथवा उत्पीड़न कहने लगे। कांग्रेस ने इन्हें काफी समय तक दलितों का ध्यान नहीं दिया। इसका कारण था कि कांग्रेस रूढ़िवादी सनातनी हिंदुओं से डरी हुई थी। इसके उपरांत भी बाद में महात्मा गांधी ने घोषणा की कि अस्पृश्यता छुआछूत को यदि समाप्त करने की दशा में ध्यान नहीं दिया जाए तो कांग्रेस को 100 साल तक भी देश में स्वराज की स्थापना करने में सफल नहीं होगी। देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि अस्पृश्यता और छुआछूत की जैसी समस्या को अगर समाप्त नहीं किया गया तो कांग्रेस अगर 100 साल तक भी अपने आप को सफल बनाना चाहती है, तो स्वराज चाहती है, तो वो नहीं हो पाएगी। उन्होंने ही अछूतों को सर्वप्रथम हरिजन अर्थात ईश्वर की संतान कहा, यानी हरिजन कहा, हरि मतलब भगवान के रूप कहा। इसलिए उन्होंने हरिजनों को सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं एक समान अधिकार प्राप्त करने हेतु सत्याग्रह किया। यहाँ तक भी उन्होंने मेला ढोने वाले काम को सामाजिक रूप से सम्मान दिलाने के लिए उन्हें स्वयं शौचालय की सफाई की। उन्होंने ऊंची जातियों के लोगों से आह्वान किया कि वे अपने हृदय में परिवर्तन करें और अस्पृश्यता को पाप समझना छोड़ दें। कहते हैं उन्होंने सभी लोगों से प्रार्थना की, खुद ही उन्होंने शौचालय जैसे को साफ किया और उच्च जाति के लोगों से आह्वान भी किया, निवेदन भी किया कि अपने अंदर हृदय में परिवर्तन करें, इन लोगों से किसी तरीके से भेदभाव ना करें। देखिए आगे क्या कहते हैं बच्चों, दलित नेताओं की अपनी धारणा। कहते हैं दलित नेताओं ने किए जाने वाली प्रयासों के उपरांत भी अनेक दलित नेता ने अपने समुदाय की समस्या का अलग से ही राजनीतिक समाधान खोजना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे स्वयं को संगठित बनाने लगे, एक संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षित संस्थानों में आरक्षण की आवाज उठाई, अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही जिससे वहां के केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनकी यही प्रबल मान्यता कि उनकी सामाजिक रूप से कमजोर तथा अपंगता केवल राजनीतिक रूप में सशक्त होने के उपरांत ही दूर हो सकती है। उनका मानना था, दलित राजनेताओं का मानना ये था, दलित नेताओं का मानना था जब हमें कोई विशेष दर्जा दिया जाएगा तो ही हम सफल हो पाएंगे। इसी कारण सविनय अविद्या आंदोलन में दलितों की भागीदारी बहुत सीमित रही, कम रही। विशेष रूप से महाराष्ट्र, नागपुर के क्षेत्रों में ही देखने को आया जहां उन्हें दलित संगठनों काफी सशक्त थे। अब देखिए बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी और पूना एक्ट, बाबा साहब के बारे में, गांधी जी के बारे में और पूना एक्ट के बारे में से बात करेंगे। दलितों के सर्वप्रथम नेता डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1930 में दलितों की धर्मित वर्ग एसोसिएशन की जो क्या है उन्होंने स्थापना करी। इस एसोसिएशन के मध्य में दलितों को संगठित किया। उनका दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात दूसरे गवर्नमेंट सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ काफी विवाद भी हुआ। इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार अंबेडकर की मांग को मानने लिया तो गांधी जी का आमरण अनशन पर बैठ गए। नहीं, एक ऐसा अनशन होता है जिसपे वो बिना खाए पिए रह सकें। महात्मा गांधी ने उस सम्मेलन जब कहते हैं अम्बेडकर जी की बात को मान लिया कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने, तो गांधी जी क्या अनशन पर बैठ गए। इसी संबंध में गांधी जी को यह मानना था कि यदि ऐसा हुआ तो अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से दलितों को भारतीय समाज के एकीकरण में की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। अंततः अम्बेडकर जी ने गांधी जी की इस बात को स्वीकार कर लिया और सितंबर 1932 में पूना एक्ट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। यानी पूना वो स्थान है, वहां पर इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि दमित वर्ग, देखिए बच्चों, कहते हैं दमित वर्ग को, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति कहा गया, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषद में अलग से आरक्षित सीटें प्राप्त हो गईं। कहते हैं जब विधायकों के लिए और संसद में अलग से आरक्षित सीटें हो गईं, यद्यपि उनके लिए मतदान संबंधी निर्वाचन क्षेत्र ही होता था। इसके उपरांत भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के प्रति संकोचित हो रहा था। यानी वो पूरी तरीके से उनके साथ नहीं लगा हुआ था, फिर भी वो थोड़ा सा डरा हुआ था। अब देखिए बच्चों, इस वाले अगले पेज पर चलते हैं।
इसमें भी एक बहुत बड़ा संगठन के बारे में बात की गई, मुस्लिम राजनीतिक संगठन और सविनय अविद्या आंदोलन। कहते हैं मुस्लिम संगठन जो था, जो राजनीतिक संगठन बना था, उसके बारे में कहते हैं सविनय अविद्या आंदोलन में देश के कुछ राजनीतिक मुस्लिम संगठनों ने भी अपना विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं किया। कहते हैं इन्होंने इस आंदोलन में पूरी तरीके से अपना सविनय आंदोलन में भाग लेने की बात नहीं रखी, उत्साह नहीं दिखाया। जब असहयोग खिलाफत आंदोलन शांत हो गया तो मुस्लिम एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस से स्वयं को अलग अनुभव करने लगा। कहते हैं जब असहयोग खिलाफत आंदोलन शांत हो गया तो मुस्लिमों की जो कुछ बड़ा वर्ग था वो क्या था, कांग्रेस से अलग होना, स्वयं को अलग मानने लगा। 1920 के दशक में मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी निकट दिखाई देने लगी। उधर धीरे धीरे हिंदू मुस्लिमों के बीच संबंध में धीरे धीरे खराब होते गए। दोनों समुदायों के लोग उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के कई शहरों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक टकराव हुए और दंगे भी हुए। देखिए इन टकरावों और दंगों को साथ ही दोनों सांप्रदायिकों के बीच दूरी बढ़ती गई। हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, जुलूस निकाले गए। इस तरीके से देखते हुए ये समस्या क्या हो गई, बढ़ती चली गई। यह सब देखकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक बार पुनः गठबंधन का प्रयास किया। कहते हैं 1927 ईस्वी में ऐसी प्रतीत हुआ कि अब इन दोनों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित हो जाएगी। इन दोनों राजनीतिक संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मतभेद विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर था। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना, आपने नाम सुना बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना का यह कहना था कि यदि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और बंगाल में और पंजाब जैसे मुस्लिम बहु आबादी वाले प्रांतों में उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए जाएं तो वे पृथक निर्वाचन की अपनी मांग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मोहम्मद जिन्ना ने क्या कहा बच्चों, उसने ये कहा कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा के अंदर एक विशेष आरक्षण सीट दी जाए, साथ में पंजाब और बंगाल के अंदर जहां पर ज़्यादा मुसलमान लोग रहते हैं वहां पर उन लोगों को आबादी के स्थान पर प्रतिनिधित्व किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें निर्वाचन करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए महत्व दिया जाए। कहते हैं जब वो अपनी इस मांग को छोड़ सकते हैं। विधायिकी और प्रतिनिधित्व संबंधी ये विवाद और बातचीत चल ही रही थी तो 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के नेता, कहते हैं आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के नेता M.R. जयकर ने विधायिका संबंधी इस समझौते पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। उसने इस बात की निंदा करनी शुरू कर दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसने? M.R. जयकर ने। फिर कहते हैं इसका परिणाम यह हुआ कि इस दशा का समाधान हेतु किए जा रहे प्रयास ही समस्त संभावनाएं समाप्त हो गई। किस तरीके से क्या हुआ बच्चों? वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अब कोई समझौता उनका नहीं हुआ। इसी कहते हैं बच्चों, इन सभी कारणों से जब सविनय अभियान शुरू हुआ तो उस समय मुस्लिम समुदाय के मन में अविश्वास और संदेह की स्थिति बनी हुई थी। कहते हैं कांग्रेस से मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग खटखटा हुआ था। वहीं कांग्रेस के साथ किसी भी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं हुआ था। अनेक मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत के अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों के अस्तित्व को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। उन्हें यह भय था कि यदि बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व ही बना रहा तो अल्पसंख्यकों की अपनी संस्कृति और अपनी पहचान धीरे धीरे खो जाएगी, यानी अपना महत्व वो क्या हो जाएगा, उनका खो जाएंगे। अब बच्चों इस लास्ट में इस वाली वीडियो में इस वाले को पढ़ेंगे क्या है। देखिए मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल और पृथक निर्वाचित संबंधी बयान। क्या है मुस्लिम लीग? यानी जो एक मुसलमानों की जो संस्था बनी थी, उस संगठन बता, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्या है देखिए इसमें बारे में पढ़ने हम जा रहे हैं। सर मोहम्मद इकबाल और तथा पृथक निर्वाचिका संबंधी क्या थे उनके बयान। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिमों के लिए अल्पसंख्यक के रूप में अनेक राजनीतिक हितों के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका आवश्यकता का एक बार फिर बल दिया। उनका यह मानना था कि बाद में वर्षों में भारतीय मुसलमानों के द्वारा पाकिस्तान की जो मांग उठी उसका बौद्धिक औचित्य उनकी इसी बयान के से उत्पन्न हुई, जो भी हुआ था, जो इस प्रकार है। मुझे ये कहना है, उन्होंने क्या कहा देखिए, उनका क्या कह रहे हैं, मुझे ये कहना है बच्चों,
जरा सी हिचकिचाहट नहीं है, मुझे यह कहने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है। कहते हैं क्या, अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान उसके अपने भारतीय होमलैंड, अपनी संस्कृति परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो भारत को स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं कि मुझे अपनी बात कहने में बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर भारत चाहता है कि वो स्वतंत्र हो तो वो क्या कहता है कि उन्हें मुसलमानों को पूरी तरीके से उनके स्थान दिया जाए, उनकी संस्कृति उनकी परंपरा को बल दिया जाए। फिर क्या कहते हैं बच्चों, फिर वो कहते हैं वे स्वतंत्र विकास का अधिकार हो, यह सिद्धांत किसी भी संकुचित और सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच और अधम है। मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्मों के और सामाजिक संस्थाओं का अगाध सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार मेरा दायित्व यह है कि अगर जरूर हो तो मैं उनके उपासना स्थल पर भी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समुदाय को प्रेम करता हूं जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे धर्म और अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव सकारात्मक तत्व के रूप में समूह दिया है। वो कहता है कि मैं उसी चीज को मानूंगा जिससे मैं प्रभावित हुआ हूँ। ऐसे में अपने उच्च स्तर पर आम सांप्रदायिकता भारत के जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। कहते हैं बच्चों की देश के अंदर इस तरीके की बातें ठीक नहीं है। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयां भूभागों में बटी हुई नहीं है। वहाँ इस तरीके से कोई भी हमारे देश के अंदर कोई भी स्थान बटा हुआ नहीं था। भारत में सामुदायिक समूह की को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग को बिल्कुल सही है। वो क्या कहते हैं कि जो मुसलमान चाहते हैं भारत के अंदर भी एक मुसलमान भारत के रूप में भी निकल के आए और उससे वो जो मांगे उठ रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। सोचता हूँ कि यदि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्र की भावना का विपरीत है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब ऐसा सार्वभौमिक समीकरण है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशिष्टता को बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन हालात ऐसे ही नहीं है। भारत नस्लीय और धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है। इसी में आप ये तथ्य पे जोड़े दिए जाए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमजोर है, उन पर भारी कर्ज है, खासतौर पर पंजाब में और प्रांतीय में उनकी संख्या कम है। इसके बाद भी देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने के लिए हमारी बेचैनी का अर्थ क्या होगा। देखिए मोहम्मद इकबाल ने जो अपनी बात रखी उसका पूरा निचोड़ मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। उसकी क्या मांग थी, वो ये चाहता था कि एक नया मुस्लिम लीग की जो इकबाल जो अध्यक्ष थे उनकी ये मांग थी कि एक नया पाकिस्तान बनकर आए और सभी अपने अपने स्थान पर रहकर काम करें। उन्हें एक नई निर्वाचिका दी जाए, उन्हें कार्यपालिका दी जाए जिसमें वो अपना काम कर सके। इस प्रकार से बच्चों उन्होंने अपने पाकिस्तान को अलग यानी एक पाकिस्तान बनाने की जो मांग थी उसे रखी। इसके बाद इसी वीडियो में यहाँ तक पढ़ेंगे। इससे अगला भाग अगले वीडियो में हम लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।